नमस्कार, मेरा नाम मुकेश है। आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हमारी जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए क्लास चल रही थी और इसमें से आज अपना नया टॉपिक चालू करने वाले हैं। अपना नया टॉपिक क्या होगा? गुणनखंड और गुणज। गुणनखंड को क्या बोलते हैं? फैक्टर को अपवर्तक भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? अपवर्तक भी बोलते हैं। और देखो, फैक्टर को दूसरा नाम भी है डिवाइजर भी बोलते हैं। फैक्टर का दूसरा नाम भी क्या है? डिवाइजर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिवाइजर भी बोलते हैं। फैक्टर का अगर कहीं डिवाइजर आ जाए तो अपनी ये क्लास आज नया टॉपिक चालू करने वाले हैं। तो आज बच्चों देखो, अपना नया टॉपिक चालू होने वाला है। उस टॉपिक का नाम है अपना गुणनखंड और गुणज। जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए करा रहे हैं और जीरो लेवल से कराएंगे। आपने कभी पढ़ा भी नहीं होगा, कभी भी नहीं पढ़ा होगा, तो अभी आप आज सीख जाओगे। मैं जीरो लेवल से हाई लेवल की तरफ जाऊंगा और बिल्कुल छोटे स्तर से लो लेवल से मैं पढ़ाऊंगा आपको। आपको भले ही जीरो लेवल से बिल्कुल ही नहीं आता हो, कि फैक्टर का मीनिंग भी नहीं आता हो, तो आप समझ सकते हैं। फैक्टर को हिंदी में गुणनखंड बोलते हैं और अपवर्तक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपवर्तक भी बोलते हैं। गुणनखंड को क्या बोलते हैं? अपवर्तक ही बोलते हैं। जैसे अपन तो, और ये आपको पता ही होगा किस तरीके से क्लास चल रही है। आपके नोट्स में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको सारी पीडीएफ फाइल मिल जाएंगी। और आप यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूँ आपको नोटिफिकेशन वहाँ मिल जाएगा। और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। और आज अपन लो लेवल से हाई लेवल की तरफ ले जाएंगे, और गुणनखंड होता क्या है, गुणज होता क्या है, सारी चीज़ें बेसिक चीज़ों से स्टार्टिंग करेंगे और एंड तक हाई लेवल के क्वेश्चनों तक ले जाएंगे, जो जवाहर नवोदय से रिलेटेड रहेंगे और अदर एग्जाम में भी ये चीज़ें काम में आएंगी। फैक्टर, गुणनखंड और फैक्टर एंड मल्टीपल्स क्या होते हैं। सबसे पहले अपन टॉपिक चलेंगे फैक्टर्स और गुणनखंडों की मतलब क्या होता है, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फैक्टर का होता क्या है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो चलते हैं, अपन देखते हैं फैक्टर क्या होता है, ये सारी चीज़ों को करेंगे। तब आ जाइए क्लास देखने और देखिएगा। ये जो टॉपिक आपको समझ में ही आ रहा होगा, ये टॉपिक क्या चल रहा है। अब देखते हैं गुणनखंड और गुणज होता क्या है। सबसे पहले अपन इनकी परिभाषाएं पढ़ेंगे, होता क्या है, रिटन फॉर्म में बोर्ड पे भी देखेंगे आपको, जिससे नोट बनाने में आसानी होगी। और ये अपनी क्लास बाइलिंगुअल लैंग्वेज में चल रही है, दोनों लैंग्वेज में रहेगी, हिंदी और इंग्लिश में। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए है ये। दोनों को ध्यान में रखते हुए मैं क्लास बनाते जा रहा हूँ। अब इसमें फैक्टर होता क्या है वो देखते हैं। तो देखो, सॉरी, गुणनखंड और गुणज है क्या? गुणनखंड और गुणज गणित में दो परस्पर संबंधित अवधारणा है। जैसे ए इंटू बी बराबर सी, तो ए और बी सी के क्या है? गुणनखंड हैं, जबकि सी ए बी दोनों का गुणज है। ठीक है, ये देखो दिया हुआ है, कोई भी संख्या दी हुई है, अगर वो संख्या ए इंटू बी फॉर्मेट में दी हुई हो और उसका रेल्ट सी प्राप्त हो रहा हो, क्या दिया हो? सी रेल्ट प्राप्त हो रहा हो, तो ये जो संख्या है, ये जो संख्या है, ये संख्या किसका? सी का गुणनखंड होगा। क्या होगा? सी का गुणनखंड। सी का गुणनखंड। सी का गुणनखंड कौन सा होगा? ए और बी। ए और बी क्या होगा? सी का गुणनखंड का है, होगा। क्या होगा? ये गुणनखंड होगा। फिर अपन कहें कि ए और बी दोनों का मल्टीपल क्या होगा? दोनों ए और इंटू बी क्या होगा? सी का मल्टीपल होगा। क्या होगा? सी का मल्टीपल। ये सी क्या है? ए बी का सी। सी का गुणनखंड कौन से हैं? ए और बी है। फिर अपन कहेंगे क्या दिया हुआ है? फैक्टर ऑफ सी, फैक्टर ऑफ सी और मल्टीपल ऑफ ए, मल्टीपल ऑफ बी। तो सी को क्या कहेंगे? ये क्या है? गुणज है। किसका गुणज है? ए का गुणज है, ए का। और ए भी गुणज है बी का। यहां तक कोई दिक्कत आ रही है तो बताइएगा। ये ए का गुणज है और ये बी का गुणज है। यहां से समझ में आ रहा है? चलो नहीं समझ आ रहा तो थोड़ी बेसिक चीजों से अपन पढ़ेंगे। ठीक है, इसको अपन यहीं छोड़ते हैं, बेसिक चीजों से पढ़ते हैं अपन।
और बेसिक चीज़ों से अपन करेंगे वो देख लेते हैं। देखो फैक्टर क्या होता है, बोर्ड पर मैंने सबसे पहले तो अपन ये समझ लेते हैं कि फैक्टर और गुणनखंड होते क्या हैं, इसका मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ें अपन देखेंगे। तो इसका मतलब देखो कोई भी संख्या ले लेते हैं, सपोज चलो गुणनखंड के बारे में। गुणनखंड कौन सी संख्या होती है? गुणनखंड वो संख्या होती है, गुणनखंड वो संख्याएं होती हैं, गुणनखंड जैसे कि मैं ये कहूँ 3, ऐसी कोई सी संख्या है जो 3 से छोटी है, 3 से छोटी है, जिसका तीन में भाग जाता हो। तो अपन ऐसी कौन सी संख्या देखेंगे जो 3 है उसमें भाग चला जाए? तो एक संख्या है इसमें पूरा भाग चला जाएगा, एक 3 का खुद का भी चला जाएगा, और तीसरी कोई संख्या नहीं है। तो अपन क्या कहेंगे कि ये संख्या है, इसका क्या है, गुणनखंड है, 3 का गुणनखंड है। जैसे मैं ये 6 संख्या ले लेता हूँ, 6 संख्या है, 6 को देखो सबसे पहले तो ये टुकड़े कर लेते हैं इस तरीके से, द्वितीय 6 3 1, यहाँ से कोई इस तरीके से दिक्कत आ रहा है तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, इससे यहाँ से ये पता कर लेते हैं कि इसका क्या है, इसमें 2 का भी भाग जा रहा है, 3 का भी भाग जा रहा है, 6 का भी भाग जा रहा है, 1 का भी जा रहा है, तो इस तरीके से अपन, ये गुणनखंड हो गए। इसके गुणनखंड का मतलब होता है इस संख्या में इसका पूरा भाग जा रहा है, 2 का भी इसमें भाग दोगे तो पूरा जा रहा है, 3 का भी इसमें भाग दोगे तो पूरा जा रहा है, 6 का भाग दोगे तो पूरा जाएगा। तो ये क्या कहलाएंगे, अपने गुणनखंड कहलाएंगे। अपने क्वेश्चन में आ रहा है, अब ये गुणनखंड क्या होंगे, 6 से हमेशा छोटे होंगे। जो भाजक संख्या होती है, भाजक क्या होता है, भाजक भाज्य से क्या होता है, छोटा होता है या बराबर होता है। लेकिन भाजक कभी तुमने देखा है, तो भाजक कभी बड़ा नहीं होगा भाज्य से। भाजक मान डिवाइजर और ये डिविडेंड, ये नहीं होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। ऐसा पॉसिबल होगा, हो सकता है कि वो संख्या छोटी हो और बराबर भी हो। बराबर यानी 6/6। तो ये कौन सी फॉर्मूला हो जाएगा कि ये 6 भाजक क्या है, बराबर है, यानी भाजक बराबर भाज्य, यानी डिवाइजर इक्वल क्या हो जाएगा, डिविडेंड के इक्वल हो जाएगा। तो ये कंडीशन होगी। तो ये हमेशा किसके लिए फॉलो होता है, ये फैक्टर के लिए होता है। अपन कह सकते हैं कि फैक्टर क्या होगा, गुणनखंड क्या होगा, 6 के गुणनखंड वो होंगे जो छोटी संख्या होगी 6 से या बराबर होगी, और उस संख्या में उसके भाग जाते जा रहे होंगे, वो संख्या क्या कहलाएगी, फैक्टर कहलाएगी। क्या कहलाएगी, फैक्टर कहलाएगी। अब जैसे मैं आपको ये कोई संख्या दे देता हूँ 12, मैं आपसे ये पूछूं कोई ऐसी संख्या बताइए जिसमें 12 में किस किस संख्या का भाग चला जाता है। मैं ये कहूँ आपसे कि किस किस संख्या का इसमें भाग चला जाएगा, तो आप कहेंगे सर एक तो सभी संख्याओं में जाएगा, एक का तो किसी भी संख्या में भाग जाएगा, और एक स्वयं का भी किसी की संख्या में भाग जाएगा। ठीक है, तो वो संख्या है, एक में भी एक से इसमें भाग चला जाएगा, 12 का भी भाग चला जाएगा। तो अपने दिमाग में क्या होगा कि कोई भी संख्या का 2 फैक्टर तो होते ही हैं, कि एक होता है और एक स्वयं संख्या होती है, और उनके बीच में वो सारी संख्याएं आती हैं जिनमें इनका भाग जाता है। जैसे कि मैं 1 कहूँ, 12 कहूँ, तो अपने दिमाग में होगा कि 12 का गुणनखंड 12 से तो ज्यादा होगा नहीं, क्योंकि ये 12 संख्या है। ठीक है, 12 से बड़ा होगा नहीं, तो इनके बीच में वो सारी संख्याएं आएंगी जिसमें 12 में पूरा का पूरा भाग चला जाएगा। ऐसे कौन सी संख्या है जिसमें पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, या डिवाइड, तो कौन कौन सी संख्या हो सकती है, इसमें 2 का भी भाग चला जाएगा, अपन कहें 4 का भी चला जाएगा, जा रहा है, 6 का भी जा रहा है, इसमें जा रहा है। तो इस तरह से अपन को वो संख्याएं देखनी है कि कौन कौन सी संख्याओं में इसमें भाग जा रहा है। जिस संख्या में इसका पूरा का पूरा भाग चला जाए
वो संख्या इसकी क्या कहलाती है, गुणनखंड कहलाती है। जैसे कि 12, 12 में किस किन का भाग चला जाएगा, 1, तो ये 12 का एक गुणनखंड 1 हो गया। 12 में 2 का भाग देंगे तो ये गुणनखंड क्या हो गया, कितना हो गया, 2, यानी 12 का गुणनखंड 2 हो गया। फिर 4 का भाग 12 में देखेंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, 4 तिया 12, यानी ये गुणनखंड है। 6 दूनी 12, तो ये भी गुणनखंड है। 12 के 12 में चला जाएगा तो ये भी इसका गुणनखंड है। मैं आशा करता हूँ आपको गुणनखंड समझ में आ रहा होगा। तो गुणनखंड होता क्या है मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तब जाके कहीं अपन बाद में ये सारी चीज़ें स्टार्टिंग करेंगे। आज अपनी बेसिक चीज़ों को लेके चलते हैं। आज पूरा गुणनखंड और भाजक बेसिक चीज़ों को अपन लो लेवल से, जो छोटे बच्चे हैं बेचारे वो समझ नहीं पाते हैं, उनको भी लेके चलना है। तो अपन देखते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं, यहाँ से समझ में आ गया गुणनखंड क्या होते हैं। ये सब क्या है, इसके गुणनखंड है। ये क्या है, गुणनखंड है। गुणनखंड है, गुणनखंड है किसके हैं, 12 के, यानी ये डिवाइजर भी है। डिवाइजर यानी फैक्टर है किसके, 12 के। ये सारे किसके हैं, 12 के फैक्टर हैं। ये किसके हैं, 12 के फैक्टर हैं। ये समझ में आ गया होगा। तो ये मैं आशा करता हूँ आप गुणनखंड समझ में आ गया होगा। अब गुणनखंड में जैसे मैं कोई भी संख्या ले लूँ, आप गुणनखंड में 16 ले लिया, 16 कोई संख्या ले ली। अब अपन कहें गुणनखंड होता क्या है, 16 का गुणनखंड वो संख्या होती है जिसमें 16 में पूरा का पूरा भाग चला जाए। जैसे कि मैं ये कहूँ 16, 16 में 2 का भाग देंगे तो 8 में चला जाएगा, तो ये कितना बचा, 0 शेषफल बचेगा। जिन संख्याओं में 0 शेषफल बचेगा वो संख्याएं क्या हो जाएंगी, गुणनखंड हो जाएंगी उस संख्या की। जैसे कि मैं कहूँ 16 में 2 का भाग दिया तो 8वां चला गया, शेषफल 0 बचा, तो ये क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। गुणनखंड, 2 क्या है, गुणनखंड किसका, 8 का। गुणनखंड 8 का कितने का है, या अपन ये कहें देखो 8 का गुणनखंड 2, यानी ये जो संख्या है ये किसकी गुणनखंड है, 8 की 2। शर्त क्या है, रिमाइंडर देखो कब है, जब रिमाइंडर शून्य आता हो। ये क्या, जब रिमाइंडर क्या आ रहा है अपना, 0 आ रहा है, तो ये किसका हो गया, गुणनखंड हो गया। अगर मैं ये कहूँ 15, इसमें 2 का भाग दे के जा रहे हैं तो 7 दूनी 14 बचा, और फिर एक शेषफल बचा। क्या बचा, शेषफल बचा। तो एक शेषफल नहीं होना चाहिए, ये शेषफल बचना नहीं चाहिए, ये शेषफल 0 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी ये 15 की 2 क्या होगा, गुणनखंड होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो अपन ये कह सकते हैं 15 का 2 गुणनखंड नहीं है। क्या कह सकते हैं अपन, 15 का 2 गुणनखंड नहीं है, क्योंकि इसमें क्या बच रहा है, शेष 1 बच रहा है। अगर ये शेष 0 0 बचता, अगर ये शेषफल 0 0 बचता, या कहें पर रिमाइंडर 0 0 बचता, तो कह सकते थे कि ये 2 15 का एक गुणनखंड है। समझ में आ रहा है। तो 2 एक गुणनखंड है, तो यहाँ 2 इसका गुणनखंड नहीं है। ये समझ में आया होगा। तो 2 एक गुणनखंड नहीं है। फिर अपन देखते हैं, तो गुणनखंड ये समझ में आ रहा होगा। फिर कहते हैं इसी तरह से कोई भी संख्या ले लेते हैं, कोई भी संख्या ले लो। जैसे यहाँ पर कोई भी संख्या ले लेते हैं अपन, चलो इसको इरेज कर देते हैं। अब यहाँ पर अपन कोई भी संख्या ले लेते हैं, चलो अपन ले लेते हैं 18 संख्या ले लेते हैं, ये संख्या है। और अपन को ये ज्ञात करने इसके गुणनखंड। तो देखो इसके, मैं पूछूं इसके गुणनखंड कौन कौन से होंगे, तो गुणनखंड 1 से तो क्या होगा, बड़े होंगे। गुणनखंड क्या होंगे, 1 से तो बड़े होंगे, और 18 से छोटे होंगे। ये तो आपको समझ में आ गया होगा गुणनखंड किसके बीच में होंगे, और 1 और 18 के बीच में इसके क्या होंगे, गुणनखंड होंगे। और 1 और 18 भी सम्मिलित है। क्या है, 1 और 18 भी सम्मिलित है, यानी ये भी लगा सकते हैं बराबर का, ये चीजें होती हैं। तो 1 के बराबर भी गुणनखंड हो सकते हैं, और 18 के, ये प्रॉपर्टी इसमें होगी।
क्या है, ये नियम फॉलो होगा कि कोई भी गुणनखंड अपन ज्ञात करेंगे तो वो गुणनखंड 18 से तो छोटा होगा और 1 से बड़ा होगा। और उसके स्वयं की एक गुणनखंड भी होता है, एक में इसमें भाग देंगे तो पूरा चला जाएगा, 18 का भी तो भाग देंगे तो पूरा चला जाएगा। तो 1 और 8 तो हर किसी संख्या के दो गुणनखंड होते हैं। ठीक है, तो वो संख्या सिर्फ कौन सी है, 18 है। एक के नहीं होते, एक के तो सिर्फ एक ही गुणनखंड होता है। अब ये देखें 18 के 18 तो अपने दिमाग में है कि कोई भी गुणनखंड 18 और इसके बीच में ही आते हैं, तो इससे बड़े कोई गुणनखंड नहीं होते हैं। जिस जो संख्या से पूछे गए हैं, अगर ऑप्शन में दिया हो, जैसे इसकी जगह पर ऑप्शन में 20 दिया हो, तो उसको तो वैसे भी क्रॉस कर देंगे, क्योंकि गुणनखंड 18 से बड़ा होगा नहीं, 18 से छोटा ही गुणनखंड होगा। तो अपन कह सकते हैं इसके गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे, अपन बेसिक नॉलेज से ले लेते हैं कि वो उसके गुणनखंड वो होते हैं 18 के, इसमें इसमें पूरा का पूरा भाग चला जाए। किसमें, 18 में पूरा का पूरा भाग चला है। एक का पूरा भाग चला जाएगा तो एक होगा, 18 का पूरा भाग चला जाएगा तो 18, बीच में कौन कौन से होंगे, दो का भी इसमें भाग चला जाएगा, 18 होगा। ठीक है, दो का भी भाग चला जाएगा, 18 होगा, और 3 का भी भाग चला जाएगा, 18 होगा, 9 का भी भाग चला जाएगा, 18 होगा। ठीक है, इस तरीके से वो क्या कहलाएंगे, इसके फैक्टर या डिवाइजर कहलाएंगे, डिवाइजर भी कह सकते हैं। ये क्या है, डिवाइजर है अपने, ये क्या है अपना डिवाइजर तो है। डिवाइजर को भी क्या बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं। क्या दिक्कत है यहाँ तक, डिवाइजर को ही क्या बोलते हैं, फैक्टर। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि 18 के डिवाइजर कौन कौन से हैं, तो आप कभी कंफ्यूजन मत हो जाना कि सर आपने फैक्टर बोला था, तो डिवाइजर कौन। तो आपको डिवाइजर की कंडीशन हमेशा आपको पता ही होगा कि डिवाइजर हमेशा क्या होता है, डिवाइजर हमेशा डिविडेंड से क्या होता है, छोटा और बराबर हो सकता है। मैंने ये क्या कहा, डिवाइजर हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, बराबर होगा किससे, डिविडेंड थे, डिविडेंड थे। ये अपन ये कहे हैं फैक्ट। डिविडेंड क्या है, यहाँ कोई नंबर संख्या है, डिविडेंड क्या है, संख्या है जिसका फैक्टर ज्ञात करते हैं। ठीक है, वो डिविडेंड क्या है, संख्या है। और ये डिवाइजर क्या है, यहाँ पर ये जो डिवाइजर है इसको अपन क्या बोलते हैं, फैक्टर। यही क्या होता है, फैक्टर। लेकिन यहाँ डिवाइजर कौन सा होना चाहिए, वो डिवाइजर होना चाहिए कि डिविडेंड में पूरी तरह से भाग देने पर रिमाइंडर क्या बच जाए, जीरो। ये फैक्टर तभी कहलाएगा जब रिमाइंडर क्या हो, जीरो। ये फैक्टर तभी कहलाएगा, फैक्टर तभी कहलाएगा जब शेषफल जीरो बचे, जब शेषफल शून्य हो। इसका डिवाइजर का जब डिविडेंड में भाग देंगे तो शेषफल जीरो बचेगा, तभी उस संख्या को डिवाइजर बोलेंगे, फैक्टर बोलेंगे और डिवाइजर भी बोलेंगे। डिवाइजर की क्या परिभाषा होती है, फैक्टर की होती है वो कोई भी संख्या जिसमें उस संख्या में पूरा का पूरा भाग चला जाए, वो संख्या उसका डिवाइजर कहलाएगी या फैक्टर कहलाएगी। तो इस तरीके से वो क्या होगी, फैक्टर हो गई। तो फैक्टर यहाँ तक कोई दिक्कत आ रही होगी आपको, जीरो लेवल से बता रहा हूँ, छोटे बच्चे होंगे उसको भी। तो फैक्टर का मतलब क्या होता है, आपको ये समझ में आ गया। गुणनखंड क्या होता है, गुणनखंड वो संख्याएं होती हैं जिसमें उस संख्या का पूरा पूरा भाग चला है। या अपन ये कहें दूसरे शब्दों में, ऐसी संख्या देखो अपन 18 की कि जिसमें ये पूरी पूरी कट जाए और 18 से छोटी होनी चाहिए, 18 से छोटी होनी चाहिए। ऐसी कौन कौन सी संख्या हैं कि जिसमें एक्स मान के चलो ले लेते हैं और रिमाइंडर जीरो बचे, रिमाइंडर शून्य हो, शेषफल। तो इसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे, एक्स की वैल्यू। और एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमेशा 18 से छोटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 18 से छोटी। एक्स की ऐसी कौन कौन सी वैल्यू है जिसमें 18 से ये 18 पूरा कैंसिल हो जाए, यानी 18 में पूरा पूरा भाग चला जाए, या अपन इसको काटें तो कट जाए पूरी। तो अपन कहेंगे देखो 18 2 से कट रही है, फिर कहेंगे 18 3 से कट रही है, तो 5 5 18, 18 किससे कट रही है, 9 से भी कट रही है, और 18 6 से भी कट रही है, और 18 18 से भी कट रही है, और 18 1 से भी कट रही है। तो ये जो संख्या है, ये देखो x हमेशा 18 से छोटी है, 18 से छोटी है, 18 से छोटी है, 18 से छोटी है, ये 18 के बराबर आ गई। यानी 18 के बराबर आ सकती है, लेकिन 18 से बड़ी वो संख्या नहीं आ सकती।
तो ये संख्या जो नीचे है ये सब इससे पूरी की पूरी कैंसिल हो रही है, इससे ये 9 बार चला गया, तो ये क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, फैक्टर यानी गुणनखंड कहलाएगा। यानी क्या कहलाएगा, गुणनखंड। इसमें पूरा का पूरा भाग जा रहा है, शेषफल 0 बच रहा है, शेषफल 0 बच रहा है, तो ये कह रहा है 6 बार जा रहा है, तो ये भी क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। ये भी क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। इसमें इसमें पूरा भाग चला जा रहा है 18 2 बार, तो ये भी क्या हो गया, गुणनखंड। 9 गुणनखंड हो गया, इस 6 भी गुणनखंड हो गया, 18 में भी गुणनखंड हो गया, और एक भी इसका गुणनखंड हो गया। एक तो 18 को अपन बार बार नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक 18 तो हमेशा उस संख्या का क्या होता है, गुणनखंड होता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, एक 18 का जिक्र नहीं भी करें तो आप समझ जाना कि एक 18 तो हमेशा उस संख्या का क्या कहलाती है, गुणनखंड होती ही है। गुणनखंड क्या होती है, गुणनखंड होती ही है। तो ये समझ में, गुणनखंड का मतलब समझ में आ रहा होगा कि गुणनखंड होता क्या है। आप बेसिक चीजें लो लेवल से लेके गए कि गुणनखंड होता क्या है, वो सारी चीजें अपन को समझ में आ गई कि गुणनखंड होता क्या है। गुणनखंड होता है वो संख्या जिसमें पूरा का पूरा भाग चला जाए, वो संख्या उस संख्या की क्या कहलाएगी, गुणनखंड कहलाएगी। जैसे 18 में 2 का भाग चला जाएगा, तो 18 का गुणनखंड अपन क्या कहेंगे, 18 का गुणनखंड कितना है, 2। क्या कहेंगे अपन, 18 का गुणनखंड कितना है, 2। 18 में अगर 3 का भाग चला जा रहा है, तो अपन कहेंगे 18 का गुणनखंड कितना है, 3। 3 में मतलब 18 में पूरा का पूरा भाग जाए, ये ध्यान रखना। मैं कोई भी संख्या, जिस संख्या में 18 में कोई ऐसी संख्या देखो जिसमें इसमें पूरा का पूरा भाग चला जाए। 2 का पूरा भाग चला जाएगा, 2 से इसको भाग देंगे 18 में तो पूरा जाएगा, शेषफल 0 बचेगा, तो वो 18 की क्या कहलाएगी, गुणनखंड कहलाएगी। 3 का भाग 18 में देंगे तो शेषफल 0 बचेगा, तो वो संख्या 3 होगी, वो 18 का क्या कहलाएगी, गुणनखंड कहलाएगी। जैसे अब मैं बोलूँ 18 में 6 का भाग चला जाएगा, पूरा का पूरा जाएगा, शेषफल 0 बचेगा, यानी पूरी से पूरी वो संख्या कट रही है। अपन ये कह सकते हैं वो ऐसी संख्या देखो जिसमें वो पूरी संख्या कट रही हो, उससे पूरी की पूरी कट रही हो। कटती कब है, जब उसमें पूरा का पूरा भाग चला जाए, शेषफल 0 बचे, तो वो संख्या कहलाएगी, गुणनखंड कहलाएगी। क्या कहलाएगी, गुणनखंड कहलाएगी। तो आपको गुणनखंड क्लियर हुआ होगा। गुणनखंड में चाहता हूँ कि आपको ये गुणनखंड क्लियर हो गया होगा, गुणनखंड होता क्या है। लो लेवल से मैंने हाई लेवल की तरफ ले जाना है, इसलिए मैं आज बेसिक क्लास थी ये फैक्टर की, जिससे कभी पढ़ा भी नहीं होगा फैक्टर क्या होता है। कभी वो बच्चा स्टार्टिंग में भी जाके बैठ गया होगा तो वो भी इसको कर सकता है कि फैक्टर क्या होता है, क्या फैक्टर क्या होता है, ये सारी चीज़ें वो समझ सकता है। तो फैक्टर समझ में आ गया होगा। तो फैक्टर समझ में आ रहा होगा। अपन फैक्टर के बारे में सीखेंगे, फिर फैक्टर को निकालते कैसे हैं, फिर जाके कहीं अपन किस पे आएंगे, परिभाषाओं पे आएंगे। फिर डेफिनेशन जो मैं पढ़ा रहा हूँ समझा रहा हूँ वो फिर बाकायदा मेरे बोर्ड पे आपको लिखा हुआ मिलेगा कि फैक्टर्स क्या होता है। हिंदी इंग्लिश में लैंग्वेज में आपको दोनों को मैं चीज़ों को बताऊंगा, जिससे आपको आसानी होगी। या मैं बस समझाता जा रहा हूँ। अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो मैं आपको जो क्लास होगी उसमें पूरा बोर्ड पर डेफिनेशंस लिखी हुई होगी, एग्जाम्पल से लिखी हुई, वो बताता जाऊँगा। अभी आपको बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ कि गुणनखंड का मीनिंग क्या होता है, फैक्टर होता क्या है, फैक्टर होता क्या है। ये सारी चीज़ें अगर अपन के समझ में आ जाए तो आसानी से हो जाएंगी। तो फैक्टर सबसे पहले तो अपन ने ये समझा कि फैक्टर होता क्या है, आपको ये समझ में आया होगा। फैक्टर होता क्या है ये आपको समझ में आया होगा। फैक्टर क्या होता है, उस संख्या के सारे क्या होते हैं, डिवाइजर होते हैं। क्या होते हैं, डिवाइजर होते हैं। उस संख्या के क्या होते हैं, डिवाइजर होते हैं। फैक्टर क्या होते हैं, संख्या के डिवाइजर होते हैं। फैक्टर क्या होते हैं, उस संख्या के डिवाइजर होते हैं। फैक्टर क्या होता है, फैक्टर उस संख्या का क्या होता है, डिवाइजर होता है। ठीक है, अपन एक तरह से कह सकते हैं फैक्टर को डिवाइजर भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, डिवाइजर भी बोल सकते हैं। और उसमें हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, अपवर्तक भी बोलते हैं, अपवर्तक। और इसको गुणनखंड बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना, कभी कंफ्यूजन हो जाए। अपवर्तक गुणनखंड बोलते हैं, इसमें भी इसके दो होते हैं, और ये भी इसको दो तरीके से, अपवर्तक और गुणनखंड, इस तरीके से। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइएगा। नम तो यह डिवाइजर भी बोलते हैं इसको। अगर फैक्टर की जगह डिवाइजर भी आ जाए तो कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए समझने में। और अपवर्तक या गुणनखंड कोई भी इसमें से एक लिखा आ जाए तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है कि सर ने फैक्टर बताया था, डिवाइजर पूछा था, सर ने तो फैक्टर बताया था, तो इसलिए वो क्वेश्चन को नहीं समझ में आया, नहीं करके आए। तो ऐसा कुछ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे मैं बोलूं कि अपवर्तक लिखा हुआ है, गुणनखंड लिखा हुआ है,
अगर गुणनखंड तो सबने सुना है, अगर उसने अपवर्तक लिख दिया कि 18 का अपवर्तक कौन कौन सा होता है, तो आपको समझना चाहिए कि वो गुणनखंड के बारे में ही पूछ रहा है। अगर वो फैक्टर नहीं पूछ रहा है इंग्लिश में मीडियम वाले, अगर वो डिवाइजर लिख के दे रहा है, तो आपको समझना चाहिए कि वो फैक्टर के बारे में ही पूछ रहा है। तो पता होगा कि गुणनखंड और फैक्टर क्या क्या होते हैं। तो अपन ये कहेंगे गुणनखंड को लिखने का तरीका कैसे होता है। जैसे कि मैं ये 18 संख्या लिखी हुई है, ये क्या है, एक संख्या लिखी हुई है। 18 क्या लिखी हुई है, संख्या लिखी हुई है, नंबर लिखा हुआ है, और अपन इसके फैक्टर लिखनी है। कॉपी में किस तरीके से लिखेंगे कि फैक्टर ऐसे तरीके से लिखते हैं। फैक्टर माने क्या होता है, इसमें कौन किस संख्या का भाग चला जाएगा, तो 1 का भाग चला जाएगा, 2 का भाग चला जाएगा, 3 का भाग चला जाएगा, 6 का भाग चला जाएगा, और 9 का भाग चला जाएगा। ठीक है, और 18 का भाग चला जाएगा। इस तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, अपन लिख सकते हैं। क्या, इसको फैक्टरों को अपन लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है। तो ये क्या हो गए, अपने फैक्टर हो गए। ये क्या हो गए, पूरे कुल फैक्टर हो गए, यानी पूरे गुणनखंड क्या हो गए, ये हो गए। पूरे क्या हो गए, ये गुणनखंड हो गए। गुणनखंड का मतलब होता है कि इसमें 1 का भी भाग चला जाएगा, 2 का भी भाग चला जाएगा, 3 का भी भाग चला जाएगा, 6 का भी भाग चला जाएगा, 9 का भी भाग चला जाएगा, और 18 का भी भाग। ये कुल टोटल फैक्टर इतने होंगे। ये कौन से हो गए, फैक्टर। देखो, ये कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है। ये भी अभाज्य संख्या है, और ये भी, ये भाज्य संख्या है, और ये भी भाज्य संख्या है। और ये कौन सी है, भाज्य संख्या है। एक कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या। और एक न तो भाज्य है, एक न तो भाज्य है, और न अभाज्य है। समझ में आ रहा होगा। एक न तो भाज्य है और न अभाज्य है। तो यहाँ से गुणनखंड ये भी हो सकते हैं कि अपने गुणनखंड क्या होते हैं, सम भी होते हैं, विषम भी होते हैं, भाज्य भी होते हैं, अभाज्य भी होते हैं। न तो अभाज्य न भाज्य भी हो सकते हैं। इस तरह से अपने गुणनखंडों का क्या होता है, कॉम्बिनेशन। यानी गुणनखंड ये अपन को प्राप्त हो सकते हैं। गुणनखंड कैसे कैसे प्राप्त हो सकते हैं, सम भी प्राप्त हो सकता है, विषम भी प्राप्त हो सकता है, या अपन दूसरे वर्डों में कहें कि वो गुणनखंड किन किन से मिलकर बने होंगे, भाज्य और अभाज्य संख्याओं से मिलकर वो गुणनखंड बने होंगे। यहाँ पर सिर्फ भाज्य और अभाज्य को समझना है कि भाज्य क्या है। और ये देखो, दो भी क्या है, सम है, ये विषम है। या अपन कहें देखो, ये 6, 9, 18, ये सब क्या है, अपने मल्टीपल हैं। तो अपन यहाँ से कह सकते हैं कि 18 के अभाज्य भी गुणनखंड है। तो अपन ये देखो, एक को, दो को, 3, और इस 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 2 लिख सकते हैं। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है। और यहाँ 6 × 3 लिख सकते हैं इसको, उसको 3 × 2 लिख सकते हैं। चलो इसको तो छोड़ो, 6 को, 18 को, ये सब 18 में से चल रहा है। यहाँ तक ही समझ में आ रहा हो। इस तरीके से भी इनको दोबारा से बाद में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं अपन। क्या लिख सकते हैं अपन, एक को छोड़ दो, 18 को छोड़ दो, 2 को 2 ऐसे लिख दिए, 3 को 3 × 2 लिख सकते हैं, 3 × 3 लिख सकते हैं, और ऐसे भी इसके लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत होगी। अब इसको जब 1, 2, तो इसको 2 की पावर 2 कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, यानी 3 की पावर 4 भी इस तरीके से कर सकते हैं। जब इनको क्या करेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आना चाहिए, क्या आना चाहिए, देखो, नहीं, इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। ये अलग तरीके में बताएंगे, चलो यहाँ कंफ्यूजन हो जाओगे। तो ये भी क्या होंगे, ये सारे किसके कहलाएंगे, ये गुणनखंड कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे, गुणनखंड कहलाएंगे। फिर अब इसमें समझ में आता है कि भाज्य गुणनखंड कौन से, अभाज्य गुणनखंड, यानी 18 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हैं, ये भी आ जाता है। तो ये 18 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हैं, 2 है, 3 है,
तो ये कौन से हो जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है, जैसे 12 का क्या ज्ञात करेंगे तो 12 में के गुणनखंड बताओ या भाजकों की संख्या बताओ, तो 12 को किस तरीके से ज्ञात करेंगे अपन, 1 2, तो अपन क्या कह सकते हैं कि 18 के गुणनखंड किन किन से संख्या से बना होगा, उसमें भाज्य भी होगा, अभाज्य भी होगा, सम भी होगा और विषम भी संख्या होगी। तो ये गुणनखंड कौन कौन से हो सकते हैं अपन, भाज्य भी हो सकता है, अभाज्य भी हो सकता है, सम भी हो सकता है, विषम भी हो सकता है। और अगर इसको देखा जाए, एक तो ना तो भाज्य ना अभाज्य है, और ये संख्या जिसका अपन गुणनखंड ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। अभाज्य भाज्य संख्या के बारे में तो हम बता चुके हैं। अभाज्य संख्या कौन सी होती है, अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनकी तो सिर्फ क्या होगा, अगर कोई संख्या अभाज्य संख्या के गुणनखंड पूछा जाए कि अभाज्य संख्या के गुणनखंड कितने होते हैं, तो अपन कह सकते हैं कि अभाज्य संख्या के ओनली 2 गुणनखंड होते हैं। क्या होते हैं, अभाज्य संख्या। अगर किसी अभाज्य संख्या का अगर कोई पूछा जाए, अगर कोई अभाज्य संख्या का कोई गुणनखंड पूछा जाए कि अभाज्य संख्या का गुणनखंड कितने होते हैं, जैसे कि मैं ये कहूँ 5 है, 5 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, इसके गुणनखंड हमेशा कितने होते हैं, ये कौन सी अभाज्य संख्या है। कोई भी संख्या अगर अभाज्य संख्या है, आपको पता चलेगी अभाज्य संख्या है, तो इसके 2 गुणनखंड होंगे, 2 गुणनखंड होंगे, 2 गुणनखंड होंगे। और वो कौन से होंगे, एक तो 1 होगी और वो स्वयं संख्या होगी। क्या होगी, स्वयं संख्या होगी। ठीक है, तो वो स्वयं संख्या होगी, यानी 1 और ये 5, ये 2 क्या होंगे, उसके गुणनखंड होंगे। अगर आपको ये पता चलेगा जिस संख्या का आप गुणनखंड निकालना है, अगर ये संख्या क्या होगी, अभाज्य हो गई, अगर ये संख्या अभाज्य हो गई तो आगे बीच के उसके कितने गुणनखंड होंगे, 2 ही होंगे। अगर अभाज्य भाज्य संख्या है तो उसके बहुत सारे गुणनखंड हो सकते हैं, बहुत सारी मतलब 2 से ज्यादा गुणनखंड तो होंगे ही। भाज्य संख्या में क्या होते हैं, 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, अभाज्य संख्या में सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। अगर जिस संख्या के 2 से ज्यादा गुणनखंड हो वो भाज्य संख्या कहलाती है, जिस संख्या में 2 से कम या 2 से ज्यादा वो भाज्य कहलाती है। सिर्फ 2 हो, सिर्फ 2 फैक्टर रखती है वो संख्या कौन सी कहलाएगी, प्राइम नंबर्स कहलाएगी। क्या कहलाएगी, प्राइम नंबर्स। अभाज्य को क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। देखो अभाज्य को क्या बोलते हैं अपन, अभाज्य को प्राइम नंबर बोलते हैं, और भाज्य को कंपोजिट नंबर बोलते हैं। क्या, कंपोजिट नंबर। तो ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बताता जा रहा हूँ, कहीं कन्फ्यूजन हो वो ये ना सोचें कि सर इंग्लिश इंग्लिश हिंदी में पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, गुणनखंड इस तरीके से अपन इसको गुणनखंडों को देखेंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये गुणनखंड क्लियर हुए होंगे। और गुणनखंड आपको पता हो, गुणनखंड हमेशा उस संख्या से छोटे होते हैं। क्या होते हैं, उस संख्या के बराबर और छोटे होते हैं, ये आपको पता चलेगा गुणनखंड होते हैं। तो ये गुणनखंड आप अपन कर सकते हैं। और गुणनखंड कैसे निकालेंगे वो ही अपन देख लेते हैं। अगर किसी का गुणनखंड अपन को चेक करना है, मान के चलो 12 का गुणनखंड ज्ञात करना है, तो 12 का कैसे ज्ञात कर सकते हैं, एक तो 12 इंटू 2 की जोड़ी में ज्ञात कर सकते हैं। फिर इसको क्या कर सकते हैं, इसको इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। फिर 6 इंटू 2 ज्ञात कर सकते हैं। इस तरीके से तो ज्ञात करेंगे अपन, इस तरीके से अपन इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो इस जोड़ी के हिसाब से अपन क्या कर सकते हैं, फैक्टर ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से इस तरह से गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके कितने, 2 2 4 यानी 6, यानी 12 के गुणनखंड कितने हो गए, 6 गुणनखंड हो गए। यानी 6 गुणनखंड कितनी संख्या हो गई, गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 12 के 6 गुणनखंड हो गए। इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। और जो 6 गुणनखंड हो गए तो ये सारे इसमें भाज्य भी आ गए, अभाज्य भी आ गए। ठीक है, क्या आ गए, भाज्य भी आ गए। अगर ये कहीं ये क्वेश्चन पूछा है उसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है, तो अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे। अगर अभाज्य गुणनखंड देखो कैसे ज्ञात करते हैं, यहाँ से देख लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं, जैसे 12 है, इस तरीके से अपन करेंगे, 2 का भाग देंगे 6, द्वितीय 6 और 3 में 1, तो इसका अभाज्य गुणनखंड ऐसे ज्ञात करेंगे। देखो 1 2 ले लिए, यहाँ से 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 की पावर 3 इंटू 3, ये क्या हो गए 12 के, ये 12 के
अभाज्य गुणनखंड हो गए। कौन से हो गए ये? अभाज्य गुणनखंड हो गए। अभाज्य गुणनखंड है। क्या है ये? अभाज्य, यानी दो के टुकड़े नहीं किए जा सकते, एक इंटू दो ही गुणनखंड होते हैं, इसको और आगे डिवाइड नहीं, इसको और आगे नहीं तोड़ा जा सकता इस संख्या को, एक और तीन। तो ये संख्या क्या हो गई? अभाज्य। तो इसकी कौन से अभाज्य गुणनखंड क्या कहेंगे अपन? इसके ये अभाज्य गुणनखंड हो गए। क्या हो गए ये? अभाज्य गुणनखंड। सॉरी, ये तीन नहीं, ये दो था। ये क्या कहलाएंगे? अभाज्य गुणनखंड कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे? अभाज्य गुणनखंड। तो ये आपको ये भी पता होगा, इस तरीके से संख्या ज्ञात करेंगे। अगर कोई अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है तो इस तरीके से ज्ञात करेंगे। यहाँ से चाहो तो वैसे भी ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे 12 ऐसे लिख लिया, क्या लिख लिया? 12 इंटू एक, ये तो होगा ही। फिर 12 को ले लिया, 12 इंटू वन होता है, फिर 6 इंटू दो का कर दिया, तो क्या होएगा? 12 हो जाएगा। फिर इसको क्या कर देंगे? इसमें एक बार तीन का क्रॉस कर, वो तीन का नहीं, कितने का करेंगे? 6 इंटू वो, 2 इंटू दो हो गया, 12 इंटू 4 इंटू तीन हो जाएगा। यानी इनका गुणा कर देंगे, फिर इसका कर देंगे। ठीक है, तो 4 इंटू तीन हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 12। यानी इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 3 दूनी 6, इसको दो को करेंगे तो ये बन जाएगा 3 6, और ये तो होंगे। तो इस तरीके से अपन इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि अभाज्य गुणनखंड भी ऐसे ज्ञात कर सकते हैं और भाज्य भी ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। इस तरीके से क्वेश्चनों में कर सकते हैं। तो अपन इस क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और कल अपन नेक्स्ट क्लास में गुणनखंड यानी गुणजों के बारे में बताएंगे। फिर जब बोर्ड पर मैं कराऊंगा तो सारी डेफिनेशंस फटाफट अपन कराते जाएंगे और उसको आगे बढ़ते जाएंगे, जिससे वहाँ पर आपको नोट्स बनाने में सुविधा होगी। ये पहले तो आप समझ लेते हैं, दिमाग में ये तो आया कि गुणनखंड होता क्या है। फिर कल अपन देखेंगे इसको गुणज क्या होता है। क्या है? गुणज। गुणज के बारे में देखेंगे, गुणज होता है कि मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल के बारे में इस क्लास चली। तो आज ये पूरी अपन गुणनखंड की क्लास हो गई, और बेसिक चीज़ से अपन ने बता दिया कि गुणनखंड होते क्या हैं, गुणनखंड को कैसे डिफाइन किया जाता है, गुणनखंड के गुणनखंड कौन कौन से हो सकते हैं ये आपको बताया। और गुणनखंड सीमित संख्या में होते हैं, लिमिटेड होते हैं, ये भी पता है आपको। गुणनखंड गिनोगे संख्या तो लिमिट संख्या उसको गिन सकते हैं कि इसके कितने होंगे कितने होंगे। ऐसा तो नहीं कह सकते गुणनखंडों की संख्या अनंत होगी, ऐसा नहीं। गुणनखंड सीमित संख्या में होंगे, और गुणनखंड हमेशा वो संख्या से छोटे ही होंगे। क्या होंगे? अगर अभाज्य संख्या ज्ञात करेंगे तो वो संख्या क्या होंगे, और एक और उस संख्या के बीच में ही क्या होंगे? उसके गुणनखंड होंगे। तो ये भी आपको पता चल गया। तो चलो इस क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपको ये क्लास कैसे लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे और भी इस क्लासों का फ़ायदा उठा सके। जब क्योंकि इतनी वीडियो बनाने के लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ, इतना सब कुछ करता हूँ, उसके बाद आप इसको शेयर कीजिएगा, जिससे और भी क्लास बच्चे इसका फ़ायदा उठा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में। अपना टॉपिक रहेगा नेक्स्ट मल्टीपल यानी गुणज। गुणज के बारे में डिटेल में बताएंगे। उसके बाद फिर अपनी क्लास चलेगी, पूरा बोर्ड पर लिखा हुआ आएगा, तो समझाता रहूँगा, डेफिनेशंस होंगे, उसको आप अपना नोट्स बना सकते हैं।